विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक भूमि, भवन, अस्पताल, शोध केंद्र और अन्य सुविधाओं के बारे में भी स्पष्ट समय सीमा का विस्तृत योजना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान प्रदेश के अंदर बहुत से चिकित्सालय, आयुर्वेद के चिकित्सालय है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और उनके अंदर भी कहीं स्टाफ नहीं है, न कहीं भवन है, न कहीं दवाइयां मिल रही है। सूरतगढ़ के अंदर जो आयुर्वेद चिकित्सालय है उसके अंदर आज भी वो सामुदायिक भवन के अंदर चल रहा है, और उसमें के लिए भवन की आज तक कोई भी आवश्यकता की जरूरत महसूस नहीं किया गया है, भवन आज तक नहीं दिया गया है। तो मंत्री जी, ये जो पहले से इस तरह के जो पहले से अस्पताल चल रहे हैं उनमें भी भवनों के लिए आप पैसों का व्यवस्था करें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो कुपोषण है वो भी आयुर्वेद के तहत ही आता है कि हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार क्यों हैं, क्योंकि इस समय जो खानों के जो बर्तन हैं, खाना बनाने के, पकाने के और खाने के जो बर्तन हैं उनकी वजह से भी पौष्टिकता के अंदर कमी आ रही है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर है, उनकी अध्यक्ष महोदय की रिपोर्ट छपी है और उन्होंने 11 परिवारों का रेमंडली एक सम्मिलित खाना बनाने और खाना खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का 3 माह का प्रयोग किया है। जिस 3 माह के प्रयोग के आधार पर, लैब रिजल्ट के आधार पर उन्होंने पाया है कि हर तरह के रिजल्ट परिणाम अच्छे आए हुए हैं, और उन प्राप्त परिणाम से ज्ञात हुआ है कि सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनमें कमी आई है। व्यक्तियों के अंदर नींद और पाचन की प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, उसके अंदर जो पोषाहार और मिड डे मील जो दिया जा रहा है वो मिट्टी के बर्तनों का उसके अंदर उपयोग है वो किया जावे, ताकि पौष्टिक खाना उन लोगों को मिल सके। जिस तरह से पहले हमारे घरों के अंदर सारे के सारे बर्तन है वो मिट्टी के प्रयोग में लाए जाते थे। सब्जी बनाने के लिए हांडी का उपयोग होता था, आपका दूध बिलोने के लिए बिलोना का उपयोग होता था, कढ़ावनी का उपयोग होता था, आटा गूंथने के लिए मिट्टी की परात का उपयोग होता था, मिट्टी की कुंडी होती थी। इसी तरह से मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी, जिस तरह से आपने इसके अंदर अध्याय 3 के अंदर आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक आदि जो सब्जेक्ट आपने मंत्री जी जोड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों को ये चाहते हैं कि अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा स्वास्थ्य उन लोगों को मिले, तो मिट्टी के बर्तनों का भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इसका भी इसके अंदर प्रावधान करने की जरूरत है, वो महसूस की जा रही है। मिट्टी के बर्तनों में पका खाना जैसे अमृत की धार है, और यही आयुर्वेद की सीख है और स्वस्थ जीवन का आधार है। भूल गए हम मिट्टी की मिठास और धातु के डोंगरराम जी आयुर्वेद फिर याद दिलाया सेहत साहब सुनिए, सेहत के खातिर जाग गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रजापति समाज के बड़े इसलिए नेता है, ये मिट्टी के बर्तन तो उपयोग कर लेंगे, आप सप्लाई कर दोगे क्या? आप तो बात बनाने वाले कहाँ हैं? आप मेरे टाइम बीच में मत खराब करो। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तत्व मिट्टी के जब भोजन में घुलते हैं तभी सेहत के असली दरवाजे खुलते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, अनुसंधान की मजबूती, वित्तीय संसाधनों की स्पष्ट व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में आवश्यक सुधार की जरूरत है। इसलिए ये 6 महीने के लिए इस विधेयक को 6 महीने के लिए परिचालित किया जावे, रोका जावे और इस पर दोबारा विचार है वो किया जावे। धन्यवाद। नहीं, मैं नहीं हो रहा। माननीय डॉक्टर सर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026, इसको मैंने जनमत जानने के लिए आग्रह किया है, मेरा प्रस्ताव लगाया है। पहले तो आपके अथक प्रयास से ये बिल आया, इसके लिए आपको बधाई, आपकी सरकार को बधाई। लेकिन इसमें जो कमियां हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि कैसी क्या कमियां रहेगी जिसकी वजह से ये धरातल पे उतरेगा नहीं। किसी भी विश्वविद्यालय को बनाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की बात आती है। इसके लिए पहले से अध्ययन किया जाता है कि विश्वविद्यालय कहाँ खोलना है, किस प्रकार का रिसर्च होगा,
क्या वित्तीय संसाधन लगेंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, किस तरीके से ये विश्वविद्यालय रन करेगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने इसमें कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए हैं जो प्रयास किए जाने जरूरी थे। मैं एक ही बात निवेदन करूंगा, इसमें बिल में ये जो वित्तीय जो आत्मनिर्भरता की बात की है, ये एक ऐसा क्लोज डाल दिया माननीय स्पीकर साहब कि इसमें खुला व्यापक छोड़ दिया कि सरकार ने तो अपने हाथ खींच लिए कि हमें तो कोई मतलब नहीं, हमने तो बिल पास कर दिया, देवनानी साहब का आग्रह था, हमने मान लिया, हमारे स्पीकर हैं, लेकिन अब हम नहीं जानेंगे। उसको एक व्यवसायिक केंद्र बना करके छोड़ दिया, जबकि विश्वविद्यालय कभी भी व्यवसायिक केंद्र नहीं होता है, वो रिसर्च का और शिक्षा का केंद्र होता है, उसको इसमें नहीं रखा है। इन्होंने पूरी तरीके से व्यवसायिक कर दिया है। ये जो धारा 4 है इनकी, इसमें साफ लिखा है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करेगी ये विश्वविद्यालय, जबकि कैसे करेगी इसके लिए आगे लिखा है ये सेंटर खोलेगी, ये खोलेगी, इसके बोर्ड का गठन करेगी, बोर्ड में उद्योगपतियों को डालेगी, फिर राज्य सरकार किसी भी कॉलेज को या किसी भी केंद्र को वापस इसमें निरस्त करने का अधिकार रखे। यानी कंट्रोल तो सरकार का, और पैसे देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो नहीं है हमारे पास में, सरकार के पास में नहीं है, और पूरा का पूरा उद्योगपतियों के ऊपर छोड़ दिया। और उद्योगपति भी कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। तो फिर विश्वविद्यालय क्या हुआ सर? विश्वविद्यालय की अपनी स्वायत्ता होती है। विश्वविद्यालय तभी रन कर सकता है जब उसको पूरी तरीके से स्वायत्ता दी जाती है। तो इसमें सरकार ने ये जो गलती की है या कमी छोड़ी है, इसको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब राज्य सरकार का इंटरवेंस बढ़ जाता है ना, तो न तो वित्तीय आत्मनिर्भरता हो पाती है, न वहाँ पर कोई वीसी लगते हैं, न कोई स्टाफ लगता है, न कोई रिसर्च का पैसा जाता है। जब सब कुछ ही आपने कर दिया, डिग्री बांटनी है, तो ये डिग्री तो 15-16 विश्वविद्यालय और ही बांट रहे हैं, रोजाना हम फर्जी डिग्रियां पढ़ रहे हैं। तो ये व्यवसायिक केंद्र खोल लेंगे, फर्जी डिग्रियां बांटेंगे, फिर हम कहेंगे कि नियामक रेगुलेटरी बोर्ड बनाओ, नियामक आयोग बनाओ। नियामक आयोग हम बनाएंगे नहीं। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई ज़्यादा अच्छा इन्होंने वो नहीं किया है, केवल व्यापारिक केंद्र इन्होंने बनाया है। राजनीतिक उद्देश्य तो पूर्ति हो सकता है कि एक कहने के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमने विश्वविद्यालय, जब जोधपुर में विश्वविद्यालय है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए कि उसको कैसे संसाधन उपलब्ध किए जाएं और ज़्यादा कैसे मजबूत किया जाए, ये विषय होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो कोरोना काल में जो काम आयुर्वेद वालों ने भी किया है, मैं उसकी भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को काढ़ा और जो गिलोय का चूर्ण दिया गया और निःशुल्क इसको भी किया गया। जैसे एलोपैथी के लिए निःशुल्क हमारी सरकार ने किया, वैसे निःशुल्क भी इसमें किया। और आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए BAMS, UG और PG की इंटर्न का स्टाइफंड जो था उसी तरीके से इनका किया गया है। और राज्य के सभी आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सालयों में पूरी की पूरी दवाई फ्री। तो ये हमारी सरकार ने अच्छा किया, लेकिन जोधपुर के विश्वविद्यालय को आपको इसको बढ़ाना चाहिए था, जबकि बजट का कोई प्रावधान नहीं। बजट तो आ गया सर, अब 12 महीने तो ये कागज ही है जिसको लिए आप और हम घूमते रहोगे। हाँ ठीक है, आपके लिए अच्छा हो गया कि आप कहोगे कि मैं एक तोहफा लेकर के आया हूँ सरकार से, तो ये बात तो ठीक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और धारा 8 में राज्य सरकार राज्यपाल को भी असीमित अधिकार दे दिए। साहब ये यूनिवर्सिटियाँ जो है ना, वो राज्यपाल से वैसे ही दुखी हैं, उनका इतना इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, हर राज्यपाल का इतना बढ़ रहा है। VC अपनी मर्जी से लगाएगा, स्टाफ अपनी मर्जी से लगाएगा। कोई भी सरकार रही हो, बाहर से लोग आ जाते हैं, ले लेते हैं, फिर उसके बाद में वो भर्तियों में घोटाले करते हैं, घपले करते हैं, हम बदनाम होते हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। तो मैं समझता हूं कि एक तो ये तय करना चाहिए कि विश्वविद्यालय कोई खोले तो कम से कम उसका VC तो हमारा होना चाहिए। आज जो विश्वविद्यालयों की स्थिति है, 16 विश्वविद्यालयों में 6 माह से भी अधिक समय से कर्मचारी वेतन और भत्तों के लिए, पेंशन के लिए कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हम कहाँ क्या करना चाह रहे हैं। एक विश्वविद्यालय को तो 80 करोड़ का लोन लेकर के, जमीन बेच करके अपने संसाधन जुटाने के नाम से ये करना पड़ रहा है। तो कम से कम राज्य सरकार को वित्तीय संसाधन, पहले की जो हमारी जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसको मजबूत करना चाहिए। आयुर्वेद का जो रोल हमारे कोरोना के अंदर ज़्यादा रहा, उसको और कैसे बढ़ाया जाए। हमने तो पौधशालाएँ भी लगा करके 9 पौधशालाएँ आपने देखा होगा कि वो भी हमने की हैं।
आप देख सकते हैं कि और एक और हमने किया था सर, इसको आयुर्वेद हमारा भी विषय है, कोई ऐसा नहीं है। राज्य आयुष नीति 2021 भी हमारी सरकार के समय बनाई थी। तो इस बिल के बारे में मेरा ये निवेदन है कि ये केवल व्यवसाय केंद्र होगा। बड़े उद्योगपति राज्य सरकार से साठ गांठ करके अपना नामित नाम करा लेंगे, उसके बाद में फर्जी डिग्रियां बेचेंगे और राज्य सरकार रोजाना इसके ऊपर जांचें कराएगी। हम यहाँ मामले उठाते रहेंगे, वेतन भत्ते उनको दे नहीं पाएंगे। बाहर के राज्य के बाहर के लोग आकर के वीसी और उद्योगपति इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। हमारे बच्चों को, हमारे प्रदेश के लोगों को इस यूनिवर्सिटी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जावे और इसको आज पास नहीं किया जावे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री सुभाष मील, 5 मिनट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गया आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 आप ओजस्वी पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह केवल एक विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक नहीं है। यह राजस्थान की धरती से उठाई गई एक ऐसी आवाज है जो हजारों साल पहले जो भारतीय ज्ञान, जो आयुर्वेद का, उसको आधुनिक समय की कसौटी पर खरा उतारने के लिए यह विधेयक लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि एक विश्वविद्यालय पहले है, अभी इसकी क्या जरूरत है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की ताकत को जब कोरोना महामारी आई तो दुनिया ने इसको पहचाना। तुलसी का काढ़ा हो, गिलोय का हो, अश्वगंधा का हो, पूरे देश में, दुनिया में करोड़ों लोगों ने आयुर्वेद की ताकत को पहचाना। और उस समय पर ऐसी महामारी में अगर कोई दवा सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई तो वो आयुर्वेद दवाएं और आयुर्वेदिक काढ़े उसमें सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुए। माननीय सभापति महोदय, जब चरक और सुश्रुत इस देश की मिट्टी में औषधियों के बीज बोए थे, जब पतंजलि ने योग को मानव मुक्ति का मार्ग बनाया था, जब धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को जीवन विज्ञान का दर्जा दिया था, तब उन्होंने एक सपना देखा था कि एक दिन यह ज्ञान संस्थागत होगा, यह ज्ञान व्यवस्थित होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। आज इस सदन में प्रस्तुत यह विधेयक उस हजारों पुराने सपने को पूर्ण करने का एक प्रयास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस विधेयक के बारे में कहना चाहता हूं कि जो सदियों से तीर्थ ज्ञान और सांस्कृतिक संगम का केंद्र अजमेर रहा है, उसमें यह विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।